नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसैन अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं, कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं, न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट ने आज जो एक तारीख फैसला दिया है और उस फैसले के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि फ़िरका परस्त जो ताकतें हैं, फोर्सेस है, वो यही चाहती हैं कि जो अक़लियती तालीमी इदारे हैं उनका अक़लियती किरदार, ये जो मौक़िफ़ है वो ख़त्म हो जाए। तो बहरहाल सबसे ज़्यादा निशाना अगर कोई यूनिवर्सिटी बनी है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसी तरह हिंदुस्तानी मुसलमानों की शान आन और वक़ार है जिस तरह एक दौर में उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। लेकिन एक बात आपको बताना ज़रूरी है कि आज़ादी से पहले हो या आज़ादी के बाद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुसलमानों की तालीमी हालत सुधारने में अहम किरदार रहा है। तो बहरहाल चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की ज़ेर क़यादत आप देखेंगे कि 7 रुकनी दस्तूरी या आइनी बेंच ने आज जो तारीख फैसला दिया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के यानी अक़लियती मौक़िफ़ से मुतालिक, उसके किरदार से मुतालिक, और इस बेंच ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अक़लियती किरदार बरकरार रखा है। लेकिन एक बात है कि उसने ख़त्मी फैसला 3 रुकनी एक बेंच पर छोड़ दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप आइनी बेंच है और 7 रुकनी है और 4 ने आप मुआफ़िक में और 3 जजेस ने मुखालिफत में फैसला दिया है, तो फिर फैसले को 3 रुकनी जो बेंच तश्कील दिया गया है उस पर छोड़ना क्या माना रखता है, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो बहरहाल जहाँ तक अक़लियती तालीमी इदारों का सवाल है, आपको बता दूं कि दस्तूर की जो दफ़ा है 30 वो अक़लियतों को उन तमाम हुकूक़ फराहम करती है, उनका तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। लेकिन आपने देखा कि किस तरह बीजेपी हुकूमत में और उससे पहले भी जो कम्युनल फोर्सेस है उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई थी और कहा था कि इसका अक़लियती किरदार ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा फ़ैसला दिया है। अब देखना ये है कि जो हतमी फ़ैसला 3 रुकनी बेंच पर छोड़ा गया है वो क्या फ़ैसला देता है। तो हम चलते हैं सज्जाद साहब से और ये सवाल करते हैं कि आप देखेंगे कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शक्ल में यानी 1875 में इसका क़याम अमल में आया था। फिर आपने देखा कि 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में एक अजीम तालीमी इदारा वजूद में आया। तो आप क्या समझते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है ताकि मुसलमानों की जो तालीमी तरक्की है उसमें रुकावटें पैदा की जाए? जी बिल्कुल, देखिए अलीगढ़ तहरीक जो है हिंदुस्तान की जो तहरीकों में एक बहुत बड़ी तहरीक गुजरी है। ख़ास तौर पे हिंदुस्तानी मुसलमानों को जो है तालीम से और अंग्रेज़ी तालीम से जो है वाबस्ता करने के लिए सर सैयद अहमद ख़ान, शिबली नुमानी और जो है दीगर उनके साथियों ने जो है उस ज़माने के सरकर्दा जो मतलब एक उलमा थे, उन्होंने जो है ये बाज़ाब्ता तहरीक शुरू की थी और अलीगढ़ कॉलेज का क़याम अमल में लाया गया था। जैसा कि अभी आपने कहा कि 1919 में बाज़ाब्ता इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, बाज़ाब्ता ये यूनिवर्सिटी की शक्ल में वजूद में आई और अभी हाल में ही 2019 में जो है इसकी 7 साला तकरीबात पूरी शान और शौकत के साथ मनाई गई थी। देखिए मामला पहली बार 1967 में आया था, जब जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती मौक़िफ़ पे सवाल उठाए गए थे। देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पे भी एतराज़ात उस ज़माने में उठाए गए थे। तो सर सैयद अहमद ख़ान के बाद जितने भी लोगों ने जो है इस यूनिवर्सिटी को संवारा सजाया, उन्होंने कहा था कि जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हिंदू के नाम से चल सकती है, कायम रह सकती है, तो फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुस्लिम के नाम से क्यों जो है चल नहीं सकती, जबकि इसको बनाने वाले मुसलमान थे। इस यूनिवर्सिटी को कायम करने वाले सर सैयद अहमद ख़ान की तो तारीख़ है, उन्होंने जो है घर घर जाके चंदा लिया, हत्ता कि तवाइफ़ों ने भी जो है उनको अपनी कौम के बच्चों की तालीम के हवाले से चंदा दिया था। तो बहरहाल उन्होंने तो तवाइफ़ों का भी चंदा कबूल किया था। उस ज़माने में जो है कहा जाता है
کہ لوگوں نے اعتراض جتایا تھا کہ طوائف کے پیسوں سے آپ جو ہے یونیورسٹی بنائیں گے، تو شبلی نعمانی کی جو ہے کتاب میں بھی جو ہے اس کا ذکر ہے۔ شبلی نعمانی نے کہا تھا کہ جب یہ بات جو ہے سر سید احمد خان کے سامنے آئی تو انہوں نے کہا کہ اگر لوگوں کو اعتراض ہے کہ طوائفوں کے پیسے سے جو ہے یونیورسٹی کے جو ہے کلاس روم بن رہے ہیں تو میں اس پیسے سے بیت الخلا بناؤں گا، لیکن میں پیسہ طوائفوں کا بھی دیا ہے استعمال کروں گا، انہوں نے کہا تھا۔ بہرحال جو ہے خون پسینہ ایک تحریک چلی تھی۔ دیکھیے اس زمانے میں کفر کا بھی فتویٰ جو ہے صادر کیا گیا تھا سر سید احمد خان کے کہ یہ انگریزی تعلیم پڑھنے کی جو ہے قوم کو صلاح دے رہے ہیں، یہ تو قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ اس طرح کے اس زمانے میں قدامت پرستی بہت زیادہ تھی۔ قدامت پسندی نہیں، عجیب و غریب صورتحال کا سامنا کر رہے تھے مسلمان۔ بالکل بالکل، دیکھیے ایک جانب انگریز تھے جو ہے اس ملک پہ قابض تھے، ان کے خلاف تحریک آزادی اپنے عروج پہ تھی، تو دوسری جانب یہ علی گڑھ کی تحریک تھی جہاں جو ہے سر سید احمد خان مسلمانوں کو تعلیم سے ہمکنار کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے تھے۔ تو بہرحال جو ہے اس زمانے میں قائم یونیورسٹی، یہ یونیورسٹی جو قائم کی گئی ہے، یہ یونیورسٹی جو ہے اس زمانے ہی سے اقلیتی موقف رکھتی ہے۔ باضابطہ ہندوستان کی آزادی کے بعد کی آنے والی حکومتوں نے بھی جو ہے اس کے اقلیتی موقف کو برقرار رکھا تھا، اور اس کی یونیورسٹی کی جو دیکھیے اقلیتی موقف کی بات کیا ہے، وی سی مسلمان ہوں گے، وہاں جو اپائنٹمنٹس ہوں گے، جو تقررات ہوں گے، جن اساتذہ کو لیا جائے گا، ان اساتذہ میں ایک بڑی تعداد مسلمان ریزرویشن ہوگا مسلمانوں کے لیے، باضابطہ مسلم تقررات میں ریزرویشن ہوگا، یہاں تک کہ طلباء کے ایڈمیشنوں میں بھی مسلمانوں کو ریزرویشن دیا جائے گا۔ باضابطہ جو ہے مسلمانوں کے لیے کوٹا مقرر کیا گیا ہے۔ اقلیتی موقف کی وجہ یہی ہے۔ دیکھیے آج اگر یونیورسٹی کا اقلیتی موقف چھین لیا گیا تو پھر وہاں کا نہ تو وی سی مسلمان ہوگا، نہ ہی وہاں کے ٹیچرز مسلمان ہوں گے، نہ ہی بچوں کو کوٹا ملے گا۔ تو ایک معنوں میں یہ مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوگا اگر یونیورسٹی کو جو ہے اقلیتی موقف چھین لیا جاتا ہے۔ تو یقیناً یہ ایک جو ہے خوشائند فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا۔ دیکھیے اس سے یہ معاملہ بہت لمبا چلا آ رہا ہے، اس سے پہلے 2001 میں جو ہے یہ معاملہ جو ہے ہائی کورٹ تک پہنچا تھا۔ تو الہ آباد ہائی کورٹ نے جو ہے حال ہی میں غالباً 2006 میں اس الہ آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا کہ اس کا اقلیتی موقف ختم کیا جانا چاہیے، کیونکہ یونیورسٹی کے اساتذہ کو، یونیورسٹی کے اسٹاف کو تنخواہ حکومت سے آتی ہے، اس لیے اس کا اقلیتی موقف کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ تو اس کو چیلنج کیا گیا تھا، جیسا کہ ابھی آپ نے جو ہے کچھ دفعات، کچھ شقوں آئین کی کچھ جو ہے سہولتوں کا ابھی تذکرہ کیا آپ نے، دفعہ آرٹیکل 30 کی آپ نے بات کی ابھی۔ تو ان جو ہے دفعات کے حوالے سے، ان آرٹیکلز کے حوالے سے باضابطہ دیکھیے آئین میں ہمارے لیے اقلیتوں کے لیے باضابطہ جو ہے گنجائشیں فراہم کی گئی ہیں کہ اقلیتوں کی ترقی کے لیے، اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے، اقلیتوں کے جو ہے تعلیم کے لیے، اقلیتوں کے روزگار کے لیے بہت سارے جو ہے مراعات جو ہے آئین ہمیں دیتا ہے۔ ہم آئین کی مراعات کے مطابق جو ہے اپنا حق حاصل کرتے ہیں۔ ہم جو ہے آئین سے ہٹ کے ہم نے کوئی اضافی حق نہیں مانگا ہے، اور اسی حق کی بنیاد پہ ہم نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جو مجاز جو ابھی جو ہے وہاں کے جو مجاز ذمہ دار ہیں، انہوں نے جو ہے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، اور بہت دیکھیے تقریباً 2 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تحریک چل رہی تھی کہ سپریم کورٹ میں فیصلہ آنے والا ہے، بحث چل رہی ہے، لوگوں کو جو ہے اس سلسلے میں دعاؤں کی ضرورت ہے، یہ دعاؤں کی تک جو ہے اپیل کی گئی تھی۔ تو بہرحال جو ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ اب پھر جو ہے اب یہ فیصلہ جو ہے جیسے کہ ابھی خبر آئی ہے کہ آج کی جو ہے 7 رکنی بینچ میں 4 ججوں نے جو ہے اقلیتی موقف کے حق میں فیصلہ دیا، جس میں چیف جسٹس آف انڈیا چندرچوڑ سنگھ بھی جو ہے اس میں شامل تھے، چندرچوڑ بھی اس میں شامل تھے۔ تو بہرحال جو ہے فیصلہ آ گیا ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ حتمی فیصلے کے لیے پھر 3 رکنی بینچ کے حوالے اس معاملے کو کیوں کیا گیا ہے، یہ ایک جو ہے ایک عجیب جو ہے مخمصے کی لمحہ فکر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کیا گیا ہے۔ اگر دستوری بینچ ہے تو قطعی فیصلہ ہونا چاہیے۔ بالکل دیکھیے جب اکثریتی
फैसला आ चुका है 7 रुकनी बेंच में से, जब 4 जजों ने जो है अक़लियती मौक़िफ़ के हक़ में फ़ैसला दिया और कहा कि अक़लियतों को आइन के मुताबिक अक़लियती इदारों में उनको रिज़र्वेशन देने का पूरा जो है इख्तियार है, और अक़लियती इदारों में उनके जो इदारों की आइन, देखिए हर इदारे का एक अपना आइन होता है, हर इदारे का जो है अपना एक उसूल होता है। तो अक़लियती इदारे के उसूल के मुताबिक उन्होंने जो अपना एक उसूल बनाया है, जो ज़ाब्ते बनाए हैं, उसी के दायरे में ये इदारे चल सकते हैं। ये फ़ैसला भी जो है सुनाया गया है। तो बहरहाल देखिए, अभी हाल में जो है एक फ़ैसला आया था, आपको भी याद होगा कि जो है मदरसा एक्ट के बारे में जो है फ़ैसला सुनाया था सुप्रीम कोर्ट ने। उस फ़ैसले से भी जो है तकरीबन 17 लाख तलबा को यूपी के जो है राहत मिली थी। अब इस फ़ैसले से भी यूनिवर्सिटी को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक बड़ी राहत मिली है। और यूनिवर्सिटी के माहिरीन का मानना है, कानूनी माहिरीन का, कि जब 4 जजों ने हमारे फेवर में फ़ैसला दे दिया है तो हमें उम्मीद है कि आने वाली 3 रुकनी बेंच में भी फ़ैसला हमारे ही हक़ में आएगा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सवाल है, ये फैसला यकीनन तारीख़ी है। और इसी फैसले की बुनियाद पर जो 3 रुकनी बेंच में जब हतमी फैसला सुनाएगी तो यकीन हमें उम्मीद है कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हक़ में ही होगा इंशाअल्लाह। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि 1967 का जो फैसला था उसे सुप्रीम कोर्ट के वसीतर बेंच ने, दस्तूरी बेंच ने, आइनी बेंच ने पलट दिया है। और आपको ये भी बता दूं कि आइनी बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2006 के फैसले से पैदा होने वाले एक रेफरेंस की समाअत कर रही थी। तो और ये भी आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस की आइनी बेंच ने आज, मैं समझता हूँ कि बहुत ही तारीख़ी दिन रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए और तलबा क़दीम के लिए, वहाँ के इंतज़ामिया के लिए, कि 1967 के उस फैसले को कालादम करार दिया है जिसमें कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चूँकि एक मरकज़ी यूनिवर्सिटी है, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इस वजह से ये अक़लियती इदारा नहीं हो सकती, उसके किरदार से महरूम हो सकती है। लेकिन आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा फैसला किया है और उम्मीद है कि आने वाले जब समाअत होगी, यानी हतमी फैसला किया जाएगा 3 रुकनी बेंच की जानिब से, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हक़ में होगा। वसीम नाज़रीन, जैसा कि सजा साहब ने कहा कि जब सर सैयद अहमद ख़ान चंदा जमा करने के लिए, अतियात जमा करने के लिए निकल पड़े, तो वो आपने देखा कि किस तरह रक़ासाओं के पास भी वो जाते थे और उनसे इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए चंदा मांगा करते थे, और वो अपनी चादर फैलाए उनके आगे जाते थे। और वो जो ख़वातीन थी, आप अंदाज़ा कीजिए, चलिए अल्लाह ताला सबके दिलों का भेद जानता है, उनका राज जानता है। तो बहरहाल जब मुसलमानों की तालीमी फ़िक्र लाख हुई सर सैयद अहमद ख़ान को और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम करने का जब बारी आई, तो ये पैसे कहाँ से आए आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने उस वक्त के उलमा को, उस वक्त के जो लोग थे, उन लोगों को ये बता दिया है कि अगर तुम्हें तरक्की करना है तो असरी तकाज़ों से खुद को हम आहंग करना ज़रूरी है। अंग्रेज़ी के जब भी कोई पढ़ता तो कहा जाता था कि ये तो काफिरों की ज़बान है, ये तो हमारे हिंदुस्तान के दुश्मनों की ज़बान है, तो वो अंग्रेज़ी तालीम हासिल नहीं करते थे। लेकिन आपने देखा कि उनकी चाहे वो तालीमी बसीरत हो, सियासी बसीरत हो और कौमी बसीरत हो, सर सैयद अहमद ख़ान की, उन्होंने बेड़ा उठाया कि हम मुसलमानों को अंग्रेज़ी तालीम से सजाएंगे, संवारेंगे। तो उसके बाद आपने देखा कि किस तरह एक इनकलाब बर्पा हो गया मुसलमानों में। आज आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर सर सैयद अहमद ख़ान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बेड़ा नहीं उठाते तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता था मुसलमानों को। अब मिसाल के तौर पर आपको बता दूं कि उस दौर में हालात ये हो गए थे, खुद तहरीक आज़ादी में हालात ये हो गए थे कि अंग्रेज़ों की ज़बान अंग्रेज़ी होने की वजह से मुसलमान सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों से नफरत करते थे। और आपको ये बता दूं कि गांधी जी, आपने देखा कि बैरिस्टर बने, और नेहरू ने आला तालीम हासिल की बैरून ममालिक में। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कांग्रेस के जो गैर मुस्लिम लीडरान थे, तमाम के तमाम आला तालीम हासिल करने के लिए लंदन का रुख किए थे। लेकिन बेंगलुरु के एक सेठ उस्मान थे और उनको कहा जाता था कि खिलाफत वाले उस्मान सेठ। आपको बता दूं कि गांधी जी के लिए और कांग्रेस के लिए वो कैश बैक की हैसियत रखते थे, और उन्होंने अपने बच्चों को अंग्रेजी तालीम नहीं दिलाई। और हद तो यह है कि अंग्रेज़ों ने उनके साथ इंतकामी रवैया इख्तियार किया और उनका कारोबार, उस वक्त शॉपिंग मॉल्स हुआ करते थे बेंगलुरु में, और तस्वुर उन्होंने दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था शॉपिंग मॉल का, तो
تو بہرحال وہ اپنے تباہی و بربادی کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم صرف اس لیے نہیں دلائی تھی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ انگریزوں کی زبان ہے, ہندوستان کے دشمنوں کی زبان ہے. تو بہرحال جب بات آئی پیسوں کی اور یہ تباہ ہو گئے تھے, اس وقت انہوں نے کانگریس کا ساتھ نہیں چھوڑا, گاندھی جی کا ساتھ نہیں چھوڑا, بلکہ انہوں نے اپنے بچے کی بولی لگا دی. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنی نفرت انگریزوں سے مسلمان کیا کرتے تھے, اور آج یہ حال ہے کہ یہ جو غدار وطن ہے وہ کہتے ہیں کہ تم غدار ہو. تو بہرحال علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ایک اہم کردار ہے, اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کا بھی ایک اہم کردار ہے, جس نے ایسے غیر معمولی گوہر نایاب پیدا کیے ہیں تحریک آزادی کے لیے, جو جنہیں آج بھی دنیا یاد کرتی ہے. بالکل, دیکھیے جیسا کہ آپ نے کہا کہ علی گڑھ یونیورسٹی میں جب انگریزی تعلیم کی بات آئی, جب سر سید احمد خان نے کہا کہ ہم کو زمانے کے ساتھ چلنا ہوگا, ہم کو انگریزی تعلیم حاصل کرنی ہوگی, ہمیں بھی ڈاکٹر بننا ہوگا, ہمارے بچوں کو بھی ڈاکٹر بننا ہوگا, ہمارے بچوں کو بھی انجینئر بننا ہوگا, ہمارے بچوں کو بھی وکیل بننا ہوگا, اور وکیل, ڈاکٹر, انجینئر بننے کے لیے انگریزی پڑھنا لازمی ہے. یہ سر سید احمد خان نے اس زمانے میں تحریک چلائی تھی. ظاہر سی بات ہے جو ہے 75 کی بات ہے, بالکل 75 کی بات ہے. اس زمانے کا ماحول, اس زمانے کا ہندوستان کو انگریزوں نے لوٹ کے پورا خلاش کر دیا تھا. بہت ہی زیادہ غربت زدہ ہندوستان, کوئی ترقی نہیں, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں, کچھ نہیں. جو ہندوستان کا سونا تھا, جو ہندوستان کی جو ہے جو سونے کی چڑیا کہلاتا تھا, مغلوں نے جس ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنایا تھا, دنیا کا سب سے متمول ملک بنا دیا تھا مغل حکمرانوں نے, اس متمول ملک کو انگریزوں نے نوچ کھسوٹ کے پوری طریقے سے جو ہے غربت زدہ کر دیا تھا. انتہائی غربت زدہ ملک میں جہاں بیداری نام کی کوئی چیز نہیں تھی, جہاں عام آدمی ایک جانور سے بدتر زندگی گزارنے کے لیے مجبور تھا. انگریز یہاں کے عوام کو صرف اور صرف غلامی کے لیے جو ہے استعمال کرتے تھے, یہاں مزدوری کے لیے, یہاں جو ہے بیگاری کے لیے, یہاں پہ جو ہے پتھر توڑنے کے لیے, اور یہاں جو ہے ان کو کھینچنے کے لیے, سامان کھینچنے کے لیے ان کا استعمال ہوتا تھا. انگریزوں نے جس طریقے سے یہاں کے لوگوں کا استعمال کیا ہے, شاید ہی تاریخ میں کبھی اس طرح کے جو ہے واقعات سننے میں آئے ہوں گے. تو اس دور میں, اس جو ہے غربت کے, اس پریشانی کے, اس ظلم و ستم کے اور انگریزوں کی صفاقی کے اس دور میں علی گڑھ تحریک جو ہے یقیناً ایک روشنی کی کرن بن کے جو ہے ابھری تھی. ہم دیکھ رہے ہیں, دیکھیے جیسا کہ ترانہ علی گڑھی آپ نے بھی سنا ہوگا ریاض صاحب, کہ وہاں سے بعد میں جب یونیورسٹی قائم ہو گئی, جب یہ کالج بنا, پہلے مدرسہ بنا, پھر کالج بنا, پھر جب اس کو یونیورسٹی کا درجہ ملا, تو پھر کیسے کیسے لوگ وہاں سے جو ہے پڑھ کے نکلے. ساری دنیا میں دیکھیے مجاز نے کہا تھا کہ جو ابر یہاں سے اٹھے گا ساری دنیا پہ برسے گا, سارے جہاں پہ برسے گا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ابر اس یونیورسٹی سے اٹھ رہا ہے, یہاں سے جو تعلیم حاصل کر کے نوجوان جا رہے ہیں, وہ ساری دنیا پہ برسیں گے. ہم مجاز کی بات کریں گے, ہم اختر الرحمان کی بات کریں گے, ہم جاوید اختر کی بات کریں گے. ابھی یہ تو جو ہے یہ مطلب ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شاعر ہیں, جو تخلیق کار ہیں, جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کو ایک بیداری کا پیغام دینے والے جو ہے اپنے گیتوں کے ذریعے یہ لوگ ہیں. لیکن زندگی کے ہر شعبہ حیات میں علی گڑھ سے ابر اٹھا ہے. زندگی کے ہر شعبہ حیات میں علی گڑھ کے کارناموں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. آزاد ہندوستان سے پہلے اور آزاد ہندوستان کے بعد 1919 میں اور 1947 میں بھی, اس کے بعد بھی آج تک علی گڑھ یونیورسٹی اقلیتوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے, نئی نسل کے لیے, سبھی کے لیے جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اثاثہ ہے. بالکل تعلیم کا ایک بہت بڑا مرکز ہے, اور اس سے مسلسل جو ہے اقلیتیں فائدہ اٹھا رہی ہیں. صرف مسلمان ہی نہیں, اس میں سکھ بھی ہیں, اس میں بودھ بھی ہیں, اس میں عیسائی بھی ہیں. ساری جو ہے اقلیتیں یہاں سے بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہیں. اب اس کو خدا نہ خواستہ کسی کی نظر نہ لگ جائے, یہی جو ہے ہم تو دعا یہی کریں گے کہ اللہ نظر بد سے بچائے. آمین ثم آمین. بہرحال ناظرین, آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا سوال ہے, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ فرقہ پرست درندوں کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اپنی شناخت برقرار رکھنے میں کامیاب رہی. اور اس کے برعکس آپ دیکھیں گے حیدرآباد کی عثمانیہ یونیورسٹی ایک لاجواب یونیورسٹی ہے, اور آپ نے دیکھا کہ دنیا کی
दुनिया की पहली उर्दू यूनिवर्सिटी थी और उसका किरदार, उसकी शिनाख्त, यहाँ तक कि उसका एम्बलम भी तब्दील कर दिया गया। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपनी शिनाख्त बरकरार रखने में कामयाब रही है। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आजकल बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं और कहते हैं कि एक हैं तो सेफ हैं, या और उनके जो उन्हीं की नक्शे कदम पर चलने वाले योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। तो ये आप अंदाज़ा कीजिए कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक आला ओहदे पर फायद रहते हुए, एक बावखार ओहदे पर फायद रहते हुए इस तरह की बातें करते हैं, तो ये अजीब लगता है। यानी आप जैसा एक हैं तो सेफ हैं, यानी वी विल बी सेफ इफ वी आर यूनाइटेड की बात करते हैं वज़ीर आज़म, और कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो हिंदुस्तानियों को जात पात में तकसीम कर रही है, एक जात वाले को दूसरे जात वाले के सामने लाकर खड़ा कर रही है और वो यानी उनमें फसाद बर्पा कर रही है। और वो भी कांग्रेस को और इंडिया ब्लॉक को ये मशवरा देते हैं कि बराए मेहरबानी पाकिस्तानी एजेंडे पर ना चलें, उसकी तायद और हिमायत ना करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी एजेंडा क्या है। आपको मैं बताता हूं कि पाकिस्तानी एजेंडा क्या है और चीनी एजेंडा क्या है। ये दोनों का एक ही एजेंडा है, हिंदुस्तान की तबाही। ये दोनों का एक एजेंडा है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों के दरमियान फसाद बर्पा करें। इन दोनों का एजेंडा यही है कि मजहब की बुनियाद पर लोगों को तकसीम करें। तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में फिल वक्त पाकिस्तानी एजेंडे पर कौन अमल कर रहा है। आप बोलिए सज्जाद साहब। यकीनन देखिए, बटेंगे तो कटेंगे, एक अजीब गरीब। देखिए हर बार एक नई जो है मंतिक लेके आते हैं ये इलेक्शन में। ये लोग इश्तियाल अंगेज़ी की जो है इंतहा की जाती है। और देखिए आपके पास मुद्दे तो हैं नहीं, आप 10 साल से इख्तिदार में हैं। जी जी। आपने क्या दिया आवाम को? आपने आवाम को रोज़गार से महरूम रखा, महंगाई के बदतरीन दौर से दो चार कर दिया है। खुद राहुल गांधी ने कहा था कि वज़ीर आज़म ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी प्लेन में सफ़र करेगा। जी हाँ। तो अब राहुल गांधी ने कहा कि वंदे भारत के नाम पे ट्रेनें निकाली गई, लोकल ट्रेनों को बंद कर दिया गया, और जो चप्पल पे लोकल ट्रेन में सफ़र करता था उसकी जो है चप्पल वाले को लोकल ट्रेन से भी महरूम कर दिया। लेकिन सज्जाद साहब मैं आपके इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि जी। वज़ीर आज़म ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में सफर करेगा, प्रवास करेगा। तो यकीनन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को आप देख लीजिए कि किस तरह वो सीधी जिंदगी गुजारा करते थे वज़ीर आज़म बनने से पहले, चीफ मिनिस्टर बनने से पहले। हद तो ये है कि उनके बारे में कहा जाता है कि वो और साबिक चीफ मिनिस्टर हरियाणा मोहनलाल खट्टर एक छोटे से कमरे में रहा करते थे। अब आप देखिए कि वज़ीर आज़म ने जिस तरह कहा है, उनकी बात इसलिए सच है कि आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा सफर करने वाले यानी फजाई सफर करने वाले वज़ीर आज़म का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। बिल्कुल, वो तो सारे जो यकीनन देखिए वज़ीर आज़म की आलीशान जिंदगी पे एक एपिसोड बनेगा तो शायद 10 साल निकल जाए, हुकूमत के 10 साल निकल जाए। तो ये कटेंगे तो बटेंगे की जो बात हो रही थी रियाज साहब, संजय रावत ने कहा, बड़ा जो है अच्छा गहरा रिमार्क किया है संजय रावत ने, कहा कि ये लोग जो है अपने लोगों को मुत्तहिद करने की बात कर रहे हैं, पहले अपने घर को तो मुत्तहिद करो। क्या बात कहा है उन्होंने, बहुत अच्छी बात कहा कि योगी जी आपके भाई आपके साथ नहीं रहते। अफसोस की बात है, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। मोदी जी आपके भाई आपके साथ नहीं रहते, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने कहा कि आपके भाई मोदी के भाई मोदी से मिलना भी पसंद नहीं करते। हाँ। और ना उनको मिलने दिया जाता है। जी जी। ना वो दिल्ली आते हैं जी अपने भाई के पास। भाई जब जाते थे, जब उनकी वालदा जिंदा थी, तो कहा जाता है कि वालदा अपने बेटों के घर में थी, वहाँ बेटे थे, पोते थे, पोतियाँ थीं, बहुएँ थीं, बच्चे थे। वज़ीर आज़म के आने से पहले पूरों को निकाल बाहर किया जाता था। कोई नहीं रहेगा घर में, ना पोता ना पोती ना बच्चे ना बेटे, सभी को निकाल दिया जाता था और सिर्फ उनकी वालदा घर में होती थी। और वज़ीर आज़म जाते थे, वालदा के साथ जो है अपना साथ में खाना खाते थे, बहुत सारे जो है बातचीत करते, जो भी हो। और वीडियोग्राफी बहुत बड़े पैमाने पे होती थी उन चीज़ों की। उनके भाइयों ने कहा कि एक कैसा भाई है, माँ से मिलने आता है और माँ के साथ रहने वाले भाइयों को जो है घर से निकाल देता है। जी जी जी। तो यही संजय रावत कह रहे हैं कि कितने प्रैक्टिकल हैं ये लोग। वो बताना चाहते हैं कि देखो कितने प्रैक्टिकल हैं, इनके घर बटे हुए हैं और ये लोगों को जो है
धमकी दे रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। कितनी अफसोस की बात, एक है तो सेफ है, कहाँ आप अंदाजा कीजिए, अगर बटेंगे तो कटेंगे की जो योगी बात कर रहे हैं तो आप अंदाजा कर सकते हैं नाज़रीन कि यहाँ पर वज़ीर आज़म कहते हैं कि राहुल गांधी ज़ात पात की बुनियाद पर लोगों को तकसीम कर रहे हैं, तो क्या वज़ीर आज़म इस हकीकत से वाकिफ नहीं है कि आप अंदाजा कीजिए कि सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी तो आप देखेंगे कि किस तरह हुई। बाबरी मस्जिद की मुकाम पर जो राम मंदिर तामीर की गई है और उस राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर हमारी सदर जमहूरिया को जो एसटी तबके से ताल्लुक रखती है उन्हें मदऊ नहीं किया गया, तो फिर किस मुंह से ये बात करते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सिर्फ है, किस मुंह से बात करते हैं। आज हिंदुस्तान में हाल ये है कि उत्तर प्रदेश में एक दलित अगर किसी आलाजात के हिंदू का कुत्ता थाम लेता है, पकड़ लेता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं, तो फिर योगी किस मुंह से नारा लगा रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। जी यकीनन देखिए, ये जो है सियासत जो की जा रही है बहुत ही तशवीशनाक जो है सियासत हम इसको कहेंगे कि आप लोगों के दिलों में नफरत का जो है जहर भरने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए अभी तो मिथुन चक्रवर्ती का भी कहानी चल रही है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। किस तरह की जो है हैरत होती है कि जिस बंदे को जो है इस मुल्क के अवाम ने सरों पे बिठाया, महेश दादा साहब फाल्के अवार्ड हासिल करके वो आपे से बाहर हो गया, बदल गया और लोगों को काटने की बात कर रहा है वो बंदा। आप अंदाजा लगाइए कि जिसकी जो है सारी ज़िंदगी लोगों की मोहब्बत की वजह से जो है चल रही है, जिसने अपना फिल्मी कैरियर लोगों की जो है मोहब्बत की वजह से पार करता रहा है, गुजारता रहा है, और उसी फैमिली कैरियर की निस्बत उसको जो है ये मतलब है कि ये एजाज़ मिला और ये जो है सियासी जो है मकाम मिला। तो आज वो वहाँ आके जो है अमित शाह के सामने बोलता है होम मिनिस्टर बैठे हैं, हम जो है काट के नदी में नहीं फेंकेंगे, गाड़ देंगे। अफसोस की बात है। और दूसरी बात ये बटेंगे कटेंगे ये बहुत ज़्यादा बीजेपी वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक बीजेपी वालों का सवाल है, खुद योगी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, तो अब ऐसा लगता है कि अब आने वाले दिनों में ये नारा भी बदल देंगे और कहेंगे बांटेंगे तो कटेंगे। तो बहरहाल नाज़रीन इसी नारे के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों के अख्ताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसैन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा।